एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसका कुछ पार्ट बाकी है तो उसे कवर करते हैं पहले। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है जिसपे कोई भी दो ग्रुप अटैच्ड है, ए और बी। ए और बी क्या कोई भी स्मॉल ग्रुप हो सकता है, कोई भी स्मॉल एटम हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एक हाइड्रोजन हुआ और एक क्या हुआ, हेलोजन हुआ। कोई रिएजेंट होगा, ठीक है, हीट करेंगे, कुछ भी होगा जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एलिमिनेट होंगे, माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पे ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये अल्फा कार्बन है तो ये कौन सा हुआ, बीटा। तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, राइट, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक एलिमिनेशन और होता है, कौन सा, अल्फा गामा। मान लो CH3 है, CH2 और CH2X हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से मान लो हेलोजन निकलेगा तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा। अब मान लो कि अगर एलिमिनेशन कौन सा हो रहा है, अल्फा गामा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, CH2, एक हाइड्रोजन इधर है, एक CH2 ये है और एक CH2X ये है। तो इधर से हेलोजन, इधर से हाइड्रोजन, तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा अपने पास, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, दोनों पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास क्या बनता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो कौन किसकी बात है, अल्फा गामा एलिमिनेशन की। हमारे पास सिलेबस में सिर्फ क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो इसकी बात करते हैं। अब देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, मैं सिर्फ ए और बी की बात करूँ अगर यहाँ पे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, क्या होती है, ग्रेटर देन 0। डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। दूसरा पॉइंट ये। और तीसरी बात क्या है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियस बात है हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए हुआ, हाई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए अपनी रिएक्शन को कैसा चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए होगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन। वहाँ पे क्या था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इसमें भी टेम्परेचर कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो ये कुछ पॉइंट है। अभी देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप की है जो हम पढ़ेंगे। वो कौन सी, एक तो है E1 और एक कौन सी है, E2। दोनों पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो E1 और E2 में क्या होता है वो देखते हैं पहले, क्या क्या कंडीशन इनको चाहिए होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की। तो ऑब्वियस बात है जो A और B है उनमें से एक ग्रुप या एक एटम कौन सा होगा, हेलोजन का ही होगा, ये बात तो तय है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, E1 एलिमिनेशन की। अब E1 है क्या, यूनिमोलिकुलर, जैसे SN1 में क्या था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और यूनिमोलिकुलर से क्या मतलब अपना, उसका ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, 1 यूनिमोलिकुलर। पहले मैकेनिज्म देखते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। अब देखो होता क्या है, मान लो हमने क्या लिया है, CH3 है, यहाँ पर CH2 है, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। मैंने क्या किया, 2 डिग्री हेलोजन लिया है यहाँ पर। अभी क्या होगा, मैंने सोलवेंट कौन सा ऐड किया है यहाँ पर, पोलर प्रोटेक सोलवेंट। सोलवेंट कौन सा ऐड किया, पोलर प्रोटेक सोलवेंट ऐड किया है। पोलर प्रोटेक सोलवेंट का एग्जांपल जैसे H2 होगा, जिसके जो पोलर तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, पोलर भी हो प्रोटॉन भी हो, तो एग्जांपल क्या हो सकता है, H2, ठीक है, या फिर क्या एसिटिक एसिड। ठीक है, एसीटोन में तो क्या होता है, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 हो सकता है, फिर एसीटोन भी होगा। अब देखो वाटर अपने पास, अब वाटर क्या करेगा, वाटर के पास क्या है, H+ और OH-, H+ और OH- है, तो H+, और यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा कैसे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 लोन पेयर है, राइट। ये अपने लोन पेयर किसको देगा, इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को। तो होगा क्या, यहाँ से X माइनस रिलीज होगा, हेलोजन आयन क्या होगा, रिलीज होगा, और अपने पास क्या बनता है CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3। समझ में आया मैंने क्या बोला है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। H प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पे जो अपने ऐड किया अपना हेलोजन मॉलिक्यूल है, हेलो एल्केन है, उसके पास हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है, 3 लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, अब पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, ठीक है। होगा क्या, ये अपनी इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस प्रोटॉन को। प्रोटॉन होगा कि सोलवेंट में देखो कुछ ऐसा होता है, मान लो कि मतलब आयंस के फॉर्म में रहेंगे, H प्लस OH नेगेटिव, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, X नेगेटिव ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, मतलब सोलवेटेड हो जाएगा, तो X नेगेटिव यहाँ से रिलीज हुआ, अपने पास क्या बचा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ X नेगेटिव, जैसे क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन या फिर आयोडाइड आयन कुछ भी, ठीक है। अब होगा क्या, कार्बोकेटाइन बना है। अब एक चीज़ और, कार्बोकेटाइन क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन क्या है, इंटरमीडिएट है ना। ये जो पहला स्टेप है अपना, ये 2 स्टेप की रिएक्शन, जो पहला स्टेप है वो क्या, स्लो स्टेप है, और कोई भी स्लो स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप कैसा अपना, स्लो स्टेप है, और कोई भी स्लो स्टेप कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास सिर्फ है ना, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस हेलो एल्केन पर, ठीक है। ये अपना जो भी RX लिख रही हूँ मैं इसको, हेलो एल्केन पर ही रेट अपनी डिपेंड कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा फिर, यूनिमोलिकुलर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उतनी ही फास्ट क्या होगी, रेट होगी, बोल सकते हैं ना। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ऑब्वियस बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। 2 डिग्री, ठीक है, जब 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, रेट उतनी ही फास्ट होगी, हमने देखा था। और दूसरी चीज़ और पढ़ी थी हमने, किसके टाइम पे SN1 के एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ, उसी केस में हमने क्या देखा था, कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, क्या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है या फिर मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कब होगा, जब मान लो कि 2 डिग्री बन रहा है, और हाइड्रोजन शिफ्ट से अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो वो शिफ्टिंग होगी। अगर मिथाइल शिफ्टिंग से अगर 3 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हो तो शिफ्टिंग होगी उस केस में। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाइड्रोजन शिफ्ट करा और 3 डिग्री बन जाए, लेकिन जब भी कार्बोकेटाइन होता है, बनता है इंटरमीडिएट में, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये ध्यान रखना। ये समझ में है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, रेट क्या होगी, उतनी ही फास्ट जाएगी। ये अपना पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बेस ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन में किसकी ज़रूरत होती है, किसी भी एक बेस की ज़रूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल की नहीं, बेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हमने देखा, अभी दूसरे स्टेप में क्या आएगा, उसमें कौन काम करेगा, बेस, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, क्या बना अपना इंटरमीडिएट, CH3 CH प्लस, ठीक, और ये यहाँ पे क्या CH3 है। अब वीक बेस आया है, अभी देखो कार्बोकेटाइन जब बन ही चुका है तो हमें पता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर कार्बोकेटाइन बना ही नहीं होता तो हमें लगता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो एक ही साथ हाइड्रोजन को भी निकाल ले और एक ही साथ हाइड्रोजन को भी निकाल ले, जो HX से रिलीज हो जाए। लेकिन अभी तो कार्बोकेटाइन बन चुका है तो स्ट्रॉन्ग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वही बात है ना, अगर 5 रुपये में काम चल रहा है तो 10 की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वीक बेस से जब काम चल रहा है तो हम कोई भी वीक बेस ले सकते हैं। देखते हैं वीक बेस कौन कौन से होते हैं। वीक बेस होगा और हीटिंग, ठीक है। जब भी कोई भी बेस लेंगे तो उसके साथ हीटिंग होगा, तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हीटिंग नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो हीटिंग तो करनी पड़ेगी।
तो क्या होगा यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन। अब देखो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, दोनों सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, यहाँ से निकालो चाहे हाइड्रोजन चाहिए यहाँ से निकालो, एक ही बात है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका छोड़ के जाएगा, यहाँ पे H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। -H+ लिख लो, ठीक है। बेस के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बेस कब होता है, जो उसके पास लोन पेयर होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, जो कि क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करती है। प्रोटॉन भी कौन सा, एसिडिक प्रोटॉन। अब देखो मान लो कि मैं WB से लिख रही हूँ ना, इसके पास लोन पेयर होंगे, ये प्रोटॉन पर इसने अटैक किया, ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर छोड़ के जाएगा या इस कार्बन को देके जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास क्या बनी, एक एल्किन बनी है, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, X तो पहले रिलीज होगा और H+ अभी, तो H+ का एडक्ट तो किसके साथ बनता है, पहले बेस के साथ बनेगा, ठीक है। बेस और H ऐसा कुछ एडक्ट बनेगा, बाद में वो क्या किसके फॉर्म में रिलीज होगा, HX के फॉर्म में, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, हमारे पास बनती क्या है, एल्किन बनती है। अभी होगा क्या, यहाँ पे क्या हमें हीट देनी पड़ रही है। अगर मैं हीट ना दूँ, वीक बेस का एग्जाम्पल कोई इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, और वाटर भी किसकी तरह काम करता है, वीक बेस की तरह काम करता है। अभी देखो एग्जाम्पल में लिखती हूँ कुछ, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, फिर वाटर। अगर मैंने एक बात बोली थी जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रही थी, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो कर सकते हैं ना, CH3OH है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा इसमें, O CH3 O नेगेटिव, ठीक है, OCH3 OC2H5 और OH नेगेटिव यहाँ से हमें मिलेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और ये बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे CH3OH ही रखा है और मैं हीटिंग ना दूँ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, देखो SN1 में भी कार्बोकेटाइन बन रहा था ना, उसके बाद में किसका रोल आया था, अपने न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया था, फिर इस पर अटैक किया था, क्या बना था, मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ था यहाँ पर, क्या लिखूँ, CH3CH OCH3 और यहाँ से CH3, ऐसा कुछ बना था। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास, क्या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और क्या फिर वो बेस की तरह काम करे। तो ये जो दोनों रिएक्शन है SN1 और एलिमिनेशन 1, E1 और SN1 दोनों क्या साइड बाय साइड चलती हैं। साइड बाय साइड चलने का मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का टेम्परेचर या हीटिंग देते हैं उनसे, तो हमारे पास क्या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, जो कि क्या है, एल्कीन। अपनी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या एल्कीन है। अगर हीटिंग ना हो या टेम्परेचर कम रहे, एंडोथर्मिक के फेवरेबल ना रहे वो टेम्परेचर, तो फिर क्या बनेगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या होगा, मतलब कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल। ये जो भी बेस होगा फिर वो बेस की तरह काम नहीं करेगा, वो किसकी तरह काम करेगा, कि न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा। समझ में है दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल से मोर देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि तो क्या हुआ SN1 की मैकेनिज्म। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसके नोट कर लो, ठीक। अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिमिनेशन 1 की बात करें ना, E1 की, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये क्या 2 स्टेप रिएक्शन थी जो हमें सबसे पहले देखने को मिली, वो क्या 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटाइन बनाए कि इंटरमीडिएट, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पे किसी बेस ने काम किया है, तो वो क्या बना था, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OR से लिख रही हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि जो पहला स्टेप था वो कैसा था, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसमें रेट किस पे डिपेंड कर रही थी, उसको मैंने RX लिखा था, ठीक है। तो RX
की पावर 1। वहाँ पे बेस तो काम आए नहीं, तो बेस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो अपनी मर्जी से हम ऐड कर सकते हैं, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो रेट किस पे डिपेंड करिए, सिर्फ अपना जो हेलो एल्केन है उस पर डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर कितना हुआ रिएक्शन का 1। क्लियर ये। फिर तीसरी बात क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनता है ना तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है वहां पर। ये हमने देख लिया है, ठीक है, कि मिथाइल शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होती है, पॉसिबिलिटीज ऑफ रीअरेंजमेंट। एक पॉइंट ये हुआ। और फिर क्या लिखेंगे हम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कार्बोकेटाइन क्या था, इंटरमीडिएट, तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ऑब्वियस बात है, अगर वो स्टेबल ही नहीं है, वो बनने के फेवरेबल ही नहीं है, बनने में मतलब फेवरेबल ही नहीं है कंडीशन, तो बनेगा कैसे, ठीक है। एकदम अनस्टेबिलिटी की तरफ तो कोई भी रिएक्शन नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को मैं C+ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, C+। अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पता है क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो हमें अपना हेलो एल्केन जो वो भी 3 डिग्री हेलो एल्केन 2 डिग्री या 1 डिग्री लेंगे, तो उस हिसाब से रिएक्शन क्या होगी, फास्ट या स्लो होगी। फिर फोर्थ क्या पॉइंट लिख सकते हैं, सोलवेंट कैसा चाहिए। हमने पहले स्टेप में क्या किया था, सोलवेंट को काम में लिया था, और सोलवेंट ने ही क्या किया था, हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया था ना, हेलोजन आयन को, हेलाइड आयन को बोल सकती हूँ मैं। तो सोलवेंट ने क्या किया था, सबसे पहले अपना काम X नेगेटिव को बाहर निकाला था। तो सोलवेंट हमें कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक, जैसे कि H2 हो सकता है या फिर एसिटिक एसिड CH3। सोलवेंट हो गया, और क्या बचा, बेस। बेस हमें कैसा चाहिए, वीक। हम देखो अगर बेस अगर हम स्ट्रॉन्ग ले लें तो क्या होगा, बेस अगर हम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो क्या होगा, वो फिर वेट नहीं करेगा कि पहले X नेगेटिव निकले फिर हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना तो वो H+ को भी साथ में निकाल लेगा और हेलाइड आयन को भी साथ में निकाल लेगा, तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें क्या होगा, अगर पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सोलवेंट काम कर रहा है, अगर सोलवेंट पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं तो पहले हेलाइड आयन को निकालेगा, हेलाइड आयन को उसे निकाला, फिर बेस ने अपना काम किया, क्या क्या उसने हाइड्रोजन को निकाला है। तो वहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं रहती। अगर मान लो सोलवेंट पोलर प्रोटिक नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन को और हेलोजन को साथ में निकालेगा, वो फिर वेट नहीं करेगा कि पहले हाइड्रोजन निकले फिर मैं हाइड्रोजन निकालूंगा। तो यहाँ पे हम क्या जरूरत है, स्ट्रॉन्ग बेस की तो बिल्कुल नहीं है, वीक बेस में ही काम हो रहा है। ये हुआ वीक बेस का काम। एग्जाम्पल आपको पता है, ये CH3OH, C2H5OH एग्जाम्पल लिखे थे अपने, और फिर क्या है H2O। और दूसरी बात क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हमेशा हीट देने की जरूरत होगी, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवरेबल होगी। यहाँ पे मैं 6 पॉइंट लिख रही हूँ बस, ठीक है। डेल्टा H क्या ग्रेटर देन 0 है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन कैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हुआ। अभी शायद कुछ पॉइंट नहीं होगा, क्लियर। अभी हम किस पे देखते हैं, E2। ये पॉइंट्स नोट कर लो एक बार, क्लियर। अभी हम किस पे देखेंगे, ऐसा 2 रिएक्शन पर। ऑर्डर हो गया रिएक्शन का। किसकी बात कर रहे हैं, E2 की। E2
E2 क्या है, बायोमोलिकुलर। एक बात हो रही है, E1 में हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो वो सिर्फ हेलो एल्केन पे डिपेंड करती है, वहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन कितनी मिलो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप है, फटाफट हो जाएगा, तो बेस की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे ये क्या होगा, हम बढ़ते हैं E2 पे, ये क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पे, एकदम SN2 की तरह है, CH3 वही लेते हैं, CH3 क्लियर। अभी होगा क्या, अगर यहाँ पर मैं सोलवेंट ऐसा लूँ, कैसा, पोलर एप्रोटिक एसीटोन है जैसे एप्रोटिक। अब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, वो क्या करेगा, अलग से हाइड्रोजन को तो निकाल नहीं पाएगा, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, अलग से हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है। अब बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर उतनी जल्दी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को निकालेगा। बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, अल्फा बीटा, अल्फा कार्बन ये है जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, बीटा ये है और बीटा ये एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, जस्ट पड़ोसी एकदम से। तो अब देखो जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना उतनी फास्ट क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है रिएक्शन। और ये अपना जो RX है, हेलो एल्केन है। अब ये जो स्टेप होता है वो कैसा है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, और ये कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर CH2 अगर मैं H यहाँ पे लिखूंगी ना तो बेस क्या करेगा, बेस के पास क्या लोन पे रेस पर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चलता बनेगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या, जब ये यहाँ से आता है, बेस क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, करेक्ट, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यहाँ से आएगा ना, देखो ये आया मान लो यहाँ से, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से ये अटैक यहाँ से नहीं करता, ये अटैक करता है पीछे से या ऊपर से, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ ना उसके अपोजिट साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। अभी देखो रिएक्शन हो कैसे रही है, CH3 CH है ना। अब देखो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाता है ना, तो ये जो CH है, ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो ये CH और ये CH दोनों के बीच में क्या होगा, पार्शियल, पहले तो सिग्मा बॉन्ड था, अब पार्शियल क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन कुछ इसके पास भी आएंगे, कुछ इसके पास भी, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन निकल रहा होगा, हाइड्रोजन और बेस का कुछ एडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन और बेस निकले। अब देखो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, तो ये क्या बोलता है हाइड्रोजन को, अब इस कार्बन को इस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में क्या होगा, निकल रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। होता क्या है, देखो फिर से बता रही हूँ, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या होगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से होगा क्या, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने से क्या होगा, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू जा भी यहाँ से, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन भी जाने लगेगा, हाइड्रोजन निकला यहाँ से, क्या होगा, बेस और हाइड्रोजन मिलकर इन्होंने कुछ बनाया, क्लियर। अब देखो ये एलिमिनेशन हो रहा है, वो क्या, एंटी एलिमिनेशन है, और ये जो बना है ये क्या, एकदम अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये क्या, ट्रांजिशन। ध्यान रखना इंटरमीडिएट की कुछ स्टेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसकी जो लाइफ टाइम बहुत कम होती है और ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, समझ में, ट्रांजिशन स्टेट है, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, ट्रांजिशन स्टेट। और ये कैसा हो रहा है यहाँ पर, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है।
देखो हाइड्रोजन जहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन है वो इसके अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये भी कैसा sp2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी कैसा sp2। समझ में आया, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब जो मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट बनी तो तुरंत ही क्या होगा, कोई दूसरा स्टेप नहीं, इसी स्टेप में क्या होगा, मतलब HB माइनस HB और माइनस X नेगेटिव। सॉल्वेंट है ही पहले से, बेस भी ऐड कर रखा। अब होगा कि ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट है, फास्ट स्टेप है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ओके, ये स्लो है तो ये तो फास्ट वैसे ही होना था क्योंकि स्लो है। और वो होगा क्या, यहाँ से X निकला, यहाँ से निकला तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने पहले में शायद CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। वैलेंसी मैंने एक बढ़ा दी थी, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या बनेगी, अपनी एल्किन बनेगी। फ्लो में हो जाती हैं गलतियाँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या बनी है, एल्किन। ये क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिट स्टेट बनती है, तुरंत क्या होगा X नेगेटिव और ये HB क्या होंगे, दोनों एलिमिनेट होंगे, सीधा क्या बनेगा अपने पास, एल्किन बनती है। अब ये तो हुआ बायोमोलिकुलर की E2 की है ना, E2 एलिमिनेशन की, क्या बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन की क्या हुई, मैकेनिज्म हुई। अभी हमें क्या इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर टॉपिक क्लोज करते हैं। स्क्रीनशॉट पहले से कुछ पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो E2 एलिमिनेशन है, हमने क्या देखा, सबसे पहले तो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सिंगल स्टेप है। ओके, सिंगल स्टेप पर वो कैसे थे, टू स्टेप रिएक्शन लिखे थे क्या, ये सिंगल स्टेप। और E1 कैसी है, टू स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। कैसे, क्योंकि जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो हेलो एल्केन के। साथ ही बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होती है, रेट डिपेंड करती है। तीसरी बात क्या है, जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, रिएक्शन क्या रेट क्या होगी, उतनी फास्ट होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा, रेट क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें अपनी इंटरमीडिएट लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। एक मिनट, तो अभी क्या रेट क्या, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट लिख लेना आप लोग। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट फास्ट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही 3 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ SM2 ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 डिग्री क्या होगा, फेवरेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में सबसे कम होंगे रेट। क्यों, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आता था, यहाँ पे तो एंटाई एलिमिनेशन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ है नहीं। तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, जितना सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट फास्ट होगी। कौन सा रूल है ये, सर्जेफ का, ठीक है। ये हुआ। अब देखो ये मतलब वही है ना, देखो ये इस तरह से कुछ है, ठीक है। जो 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से ऐसा कुछ है, ठीक है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह से। फिर हम CH3 CH2X इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो रेट ये दोनों के लिए कॉमन है, वो क्या, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पर, एज एबिलिटी। जितना फास्ट ग्रुप लीव करेगा, मतलब हेलोजन जितना जल्दी लीव करेगा उतनी रेट क्या होगी, फास्ट होगी। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जैसे I, फिर Br, फिर क्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। हम और क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर हो गया रिएक्शन का, ट्रांजिशन स्टेट होगा, हाँ बेस। बेस हमें कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा।
स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो फिर वेट नहीं करेगा कि है ना कि पहले हेलोजन निकले फिर मैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करूँ। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, फिर सिंगल स्टेप में रिएक्शन को खत्म करेगा। फिर एक चीज़ और क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन को निकाले पहले। तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि कैसा हो, पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल आपको पता है क्या, एसीटोन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। अपोजिट साइड से क्या होगा, हाइड्रोजन के अपोजिट साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, एंटी एलिमिनेशन। क्लियर हुआ। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। अभी देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्या है, कोई अपना हेलो एल्केन है और मैंने यहाँ पे क्या लिया, एल्कोहलिक केओच। हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्कोहलिक केओच है, एल्कोहलिक NaOH है, NaNH2 है, सोडामाइड या फिर अमोनिया, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे। अगर यहाँ पे केओच में मतलब एल्कोहलिक नहीं होता, सिर्फ केओच होता, तो फिर हमें क्या वहाँ पे हीटिंग की जरूरत पड़ती। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा नहीं है। वो अगर एल्कोहलिक है केओच या फिर NaOH एल्कोहलिक मीडियम में है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे और हमेशा क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन को ही फेवर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें पता कौन सी रिएक्शन होगी, E1 या फिर E2, कौन सी होगी, E2 एलिमिनेशन होगा। जब भी E2 एलिमिनेशन होगा, या फिर मान लो अगर मैं यहाँ पे वीक बेस लूँ, इथेनॉल या फिर मिथेनॉल सिंपल, ठीक है, बेस लिया तो हमें क्या करेंगे वहाँ पर हमें हीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनना है, एल्कीन बनेगी। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। बनेगा क्या, अगर यहाँ से एलिमिनेशन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये होता है ना। ठीक है, और एक क्या बनेगा, अगर यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड ये। अभी देखो हमने क्या डिस्कस किया था, दो तरह के एल्किन बनेंगे हमारे पास, एक तो सेट बनती है और एक होफमैन। जो सेट वाली क्या होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनती है, सेट प्रोडक्ट पढ़ा था हमने ये, करेक्ट, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। और ये क्या, ये होफमैन। सेट ने क्या कहा था उन्होंने कि जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे, जितनी ज़्यादा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी स्टेबल होगी। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये इसको मैं इतना, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 तो ये और 3 ये, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 6 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखो ये सिर्फ 2 ही है, तो क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन सी हुई ज़्यादा, ये वाली। तो ध्यान रखना उन्होंने क्या कहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर मोर एल्की विच हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या सब्जेक्ट प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। अब ये एल्किन कैसी है, ट्रांस है ना, सिस भी बन सकती है ये, लेकिन स्टेबल कौन सी होती है, सिस और ट्रांस में भी ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, लेस रिपल्शन। अभी देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या है, C2H5OH लिया है और साथ में क्या 60 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग। अब ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन 1 है जहाँ पे वीक बेस लेयर हमने हीटिंग की। अगर मान लो 20 या 30 डिग्री सेल्सियस लिखा होता ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। टेम्परेचर कम है तो 50 डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर होगा, तो हमेशा हमें क्या करवाना है, वीक बेस के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है। तो देखते हैं ये ध्यान रखना, हेलो एरिन नहीं है, हेलो एल्केन ही है, क्योंकि हेलोजन किसका पार्ट है, साइड चेन का पार्ट है ना। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हमें क्या पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी देखो जब भी कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे होता, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है ना, यहाँ से, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे होता, देखो 3 डिग्री बनता ना, एक कार्बन ये और एक ये, तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये हमने देख लिया, इसकी मैकेनिज्म पूरी। रीअरेंजमेंट में क्या होता है देखो, और यहाँ पे ये बनता है क्या, कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, तो रिएक्शन किससे होगी, इससे होगी। देखो अब ये कार्बोकेटाइन, तो ये भी बीटा
ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। एकदम एडजेसेंट कार्बन को देखना, तीनों क्या है, बीटा है। अब देखो ये दोनों तो सिमेट्रिकल है, इनसे भी निकलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों में से, और ये बीटा। अब हमें देखना क्या है, चलो बना के देखते हैं दोनों से। अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो ये वाला बनेगा प्रोडक्ट, करेक्ट। अगर इन दोनों में से किसी एक से एलिमिनेट हो तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर लेना है। ये एल्कीन है, 3 ये और 3 ही 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें देखो ये एल्कीन है ना, तो 3 तो ये हो गए हाइड्रोजन, CH3 है ना, 3 3 6 8 ही होंगे ना, नहीं 3 4 5 6 7, CH2 है ये, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या होंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इस पे देखते हैं, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, हिलिंग देने की जरूरत नहीं। जब भी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड NaNH2 अल्कोहलिक KOH फिर NH लिखा हो तो वहाँ पे एलिमिनेशन 2 रिएक्शन करवानी है हमें, E2। अब ये तो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होगा, मैंने लगाया नहीं कहीं पे हेलोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, देखते हैं क्या होगा। अगर ये, अच्छा ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन निकलता तो ये कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज जाएगा, सिंपल है। ये देखो H है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है क्या, यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या, यहाँ पे बोलना। अगर यहाँ पे हो चार्ज तो क्या होगा, अगर प्लस चार्ज यहाँ पे हो तो देखो 1 2 3 टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं इसको हटा के सीधा क्या लिख रही हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज है। अभी देखो ये बीटा है, ये बीटा और ये बीटा, तीनों क्या बीटा कार्बन है, कहीं से भी एक से हाइड्रोजन निकाल लो। अगर मान लो ये दोनों सिमेट्रिकल है, एक तो प्रोडक्ट ये बन सकती है प्लस, दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये बन सकती है। बात तो एक ही है, कहीं से भी है ना, तीनों क्या सिमेट्रिकल है बेसिकली। देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, इसमें भी 3 और 3 6, मतलब बात एक ही है, ठीक है, सिर्फ दिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनेगी, चाहे कहीं से भी अपना हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। एक एग्जाम्पल और है, अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब क्या किया है, क्या बनेगा इसकी जगह, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, प्रोडक्ट बनेगी, आगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखो ये क्या है, बीटा कार्बन ये है ना, बीटा पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा। जब बीटा पे कोई हाइड्रोजन ही है तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्लियर हुआ यहाँ से। अभी यहाँ पे अपना क्या A1 और A2 क्लियर होता है। अभी जो रिएक्शन बचती है वो क्या, रिएक्शन विद मेटल, हेलोजन की रिएक्शन देखनी है मेटल के साथ, फिर क्या आएगा, हेलो एरेंज की कुछ रिएक्शन देखनी है, और वहाँ पे क्या होगा, फिर चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैकेनिज्म को देख लेना कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।